एवरीवन, वेलकम टू अवेकनिंग क्लासेस। फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के लिए हम जनरल साइंस हमने स्टार्ट करी थी। अपने लास्ट लेक्चर में न्यूटन लॉज ऑफ मोशन के रिलेटेड हमने एमसीक्यूज रिवाइज करे थे। आज के इस लेक्चर में इलेक्ट्रिक करंट, पावर, एनर्जी और वोल्टेज जो आपके सिलेबस में मेंशन है उसके रिलेटेड 15 एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। उसके साथ रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट हैं उनको भी साथ ही साथ रिवाइज करने की कोशिश करेंगे। सेकंड थिंग इज दैट बहुत सारे बच्चे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर रहे थे सर स्टॉक असिस्टेंट की साइंस पढ़ाओ, वेटनरी फार्मासिस्ट की। देखो ये साइंस जो है वहां पर जनरल साइंस मेंशन है, तो ये भी तो साइंस का पार्ट है, इसमें से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। आपने ये क्वेश्चन सीरीज भी जरूर देखनी है। उसके बाद जो मुझे लगेगा एडिशनल आपको पढ़ाना चाहिए वो मैं पढ़ा दूंगा, बट आपके सिलेबस में जनरल साइंस मेंशन है, तो दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ जनरल साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायोलॉजी। आपको ये वीडियो जरूर देखनी चाहिए। तो बिना टाइम वेस्ट करे लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज फ्रॉम। जो इलेक्ट्रिक करंट है वो कहां से कहां फ्लो करती है हमें बताना। पहले खुद ट्राई करना, आफ्टर दैट आप एक्सप्लेनेशन को सुनेंगे। एट द एंड ऑफ द सेशन आपने कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर बताना है। तो आपका जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है वो कहां से कहां होता है? नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, बोथ या नन ऑफ दीज। ठीक है, किसका फ्लो पूछा है? इलेक्ट्रिक करंट का। देखो इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो जो है वो हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल होता है। दो चीजों में यहां पर कंफ्यूजन हो सकती है। पहली बात तो इलेक्ट्रिक करंट होती क्या है, ध्यान से समझो। इलेक्ट्रिक करंट होती है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, मतलब कितना चार्ज फ्लो हो रहा है कितने टाइम में, कितना चार्ज फ्लो हो रहा है कितना टाइम में जो चार्ज फ्लो हो रहा है, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। ये आप सबको पता है। आई के साथ डिनोट करते हैं इलेक्ट्रिक करंट को, चार्ज को क्यू के साथ, टाइम को टी के साथ। तो इलेक्ट्रिक करंट होता है चार्ज अपॉन टाइम, कितना चार्ज फ्लो कर रहा है कितने टाइम में किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, उसी को हम इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। ठीक है, अब यहां पर अगर हम बात करें हमारे जो कंडक्टर्स वगैरह होते हैं, जो हम घर पे नॉर्मल सर्किट होते हैं उसमें जो चार्ज फ्लो करता है ना, चार्ज तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन कोई भी हो सकता है। चार्ज हम किसके चार्ज के फ्लो को मानते हैं? इलेक्ट्रॉन के फ्लो को। कौन सा चार्ज लेके चलते हैं? इलेक्ट्रॉन। ध्यान से सुनना, ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये अगर आपकी बैटरी है, बैटरी को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। इलेक्ट्रॉन जो है, ध्यान से सुनना, इलेक्ट्रॉन जो है वो हमेशा नेगेटिव टर्मिनल से कौन से टर्मिनल में जाता है? पॉजिटिव टर्मिनल में। कौन से टर्मिनल में जाता है? ये होता है बड़े वाला पॉजिटिव टर्मिनल, ये छोटे वाला नेगेटिव टर्मिनल। तो इलेक्ट्रॉन जो है मतलब चार्ज जो है वो नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल में जाता है। तो हम मान के चलते हैं अगर चार्ज नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल जाता है तो हम ये अपने से एज्यूम करके चलते हैं कि जो करंट है वो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल में जाती है। तो ये आपने याद रखना है। दिस इज द फ्लो ऑफ करंट पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। अगर आपको फ्लो ऑफ चार्ज पूछ ले एग्जाम में तो वो नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल, क्योंकि हम इलेक्ट्रॉन को कंसीडर करते हैं एज चार्ज और वो नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल में जाता है। तो इस तरह से आपने याद रखनी है। ठीक है, अब और क्या पूछ सकता है? इलेक्ट्रिक करंट जो है उसका अगर आप यूनिट की बात करें तो इलेक्ट्रिक करंट के यूनिट होते हैं एम्पेयर। ठीक है, चार्ज के क्या यूनिट होते हैं? कूलम। चार्ज के क्या यूनिट होते हैं? कूलम। टाइम के सेकंड। तो इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला आपने याद रखना है। इलेक्ट्रिक करंट होता है चार्ज अपॉन टाइम, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। रेट जब भी आ जाए, मैंने कल भी आपको बताया था, इसका मतलब क्या होता है? डिवाइड बाय टाइम। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। इस तरह से आपने याद रखना है। I hope this question is clear to you. Moving towards next question, a simple numerical आ सकता है एग्जाम में। If the current flowing through a circuit is 0.6 ampere, अगर किसी सर्किट में से करंट 0.6 एम्पेयर फ्लो कर रही है 6 मिनट के लिए, हमें बताना है द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लोइंग थ्रू इट। कितना चार्ज फ्लो हो रहा है? आपको करंट दी हुई है, टाइम दिया हुआ है, आपने चार्ज निकालना। अभी तो फॉर्मूला पढ़ा है मैंने आपको। क्या फॉर्मूला है? इलेक्ट्रिक करंट किसके बराबर होता है? चार्ज अपॉन टाइम के बराबर। आपने क्या निकालना है? चार्ज निकालना है। आपको क्या दिया हुआ है? करंट दिया हुआ है। आपको क्या दिया हुआ है? टाइम दिया हुआ है। बट करंट जो है वो एम्पेयर में दी हुई है तो बिल्कुल ठीक है, एसआई यूनिट करंट का एम्पेयर ही है। एसआई यूनिट क्या होते हैं क्या नहीं, ये मैं अपने लेक्चर्स में बताऊंगा आपको। ठीक है, जो मैं फॉरेस्टर के लिए पढ़ाऊंगा। तो एसआई यूनिट जो करंट का वो एम्पेयर, बट टाइम को हम मिनट में नहीं लेते हैं। टाइम को किस में लिया जाता है? सेकंड में लिया जाता है। तो हमें पहले टाइम को सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 6 मिनट है, इसको सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 6 को 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो ये कितना हो गया? 6 को 60 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा कितना हो गया? 360 सेकंड। ठीक है, अब हमारे पास करंट भी आ गई है, टाइम भी आ गया है, तो हमें क्या चाहिए? चार्ज। तो सिंपली फॉर्मूला लगाओ, ये करंट की जगह कितना डालो? 0.6 एम्पेयर। इतना मैथ्स तो आपको आता है। चार्ज हमें निकालना है, टाइम कितना आ गया? 360। ये यहाँ पे डिवाइड हो रहा था, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 0.6 इंटू 360, ये किसके बराबर हो जाएगा? चार्ज। एक जीरो के साथ पॉइंट गया और 36 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 216। आप अपने हिसाब से कर लेना मल्टीप्लाई, 216 कूलम इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपल फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल आ सकता है, टफ न्यूमेरिकल नहीं आएगा। या तो सिंपल कुछ पूछ लेगा, या तो अगर
अगर आया भी न्यूमेरिकल तो बहुत सिंपल आएगा, जो सिंपल फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल्स टू चार्ज अपॉन टाइम। बट आपने ये याद रखना है, चार्ज अगर कूलम में है तो उसको कूलम में कन्वर्ट करना है, नहीं है तो अगर टाइम जो है वो सेकंड में नहीं है तो उसको कन्वर्ट करना है, और करंट को आपने एम्पेयर में रखना है, फिर ही आपने ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, इलेक्ट्रिक करंट इज अ, इलेक्ट्रिक करंट कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर है, वेक्टर है, स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी है, नन ऑफ द अबव। तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी अच्छे से समझाई थी, जिनमें डायरेक्शन का कंसेप्ट नहीं होता वो स्केलर है, और जिसमें होता है वो वेक्टर क्वांटिटी। तो इलेक्ट्रिक करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक करंट एक स्केलर क्वांटिटी है, ये आपने याद रखना है। मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 4, यूनिट ऑफ कंडक्टेंस इज, कंडक्टेंस के हमें यूनिट बताने, डाइन, साइमन, ओम या वोल्ट, किसके पूछा? कंडक्टेंस के। एक चीज होती है रेजिस्टेंस, ध्यान से सुनो, एक चीज होती है रेजिस्टेंस, एक चीज होती है कंडक्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होता है ये समझो पहले। देखो आप जब भी कोई वायर ले लो, कोई भी चीज ले लो, कोई भी तार है, कोई भी चीज जिसमें से करंट फ्लो करेगी, वो तार उस करंट को रोकती है, थोड़ा बहुत करंट को रोकती है। जो वायर या जो भी कोई मटेरियल है, मेटल है, अगर वो करंट को रोक रहा है, उसकी उस प्रॉपर्टी को कि वो करंट को रोक रहा है, उसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। नाम से ही पता चला, रेजिस्टेंस मतलब रोकना, करंट के फ्लो को रोकना इज नोन एज रेजिस्टेंस। और करंट के फ्लो को जाने देना, बढ़ाना, दैट इज नोन एज कंडक्टर। मतलब रेजिस्टेंस और कंडक्टर एक दूसरे का उल्टा है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 1 बाय कंडक्टेंस, ये याद रखना, ठीक है। मतलब रेजिस्टेंस जो है वो इन्वर्सली है कंडक्टेंस के। अगर किसी का कंडक्टेंस ज्यादा है, मतलब करंट को वो ज्यादा फ्लो होने दे, इसका मतलब उसका रेजिस्टेंस कम होगा, वो करंट को कम रोक रहा होगा। तो रेजिस्टेंस के यूनिट क्या होते हैं? ओम। ये याद रखना, ये एग्जाम में पूछता है, इस तरह से इसका सिंबल होता है। रेजिस्टेंस के यूनिट होते हैं ओम, रुकावट के। तो कंडक्टेंस क्या हो जाएंगे? ओम इनवर्स, ठीक है। अगर रेजिस्टेंस के ओम हैं तो मैंने आपको बोला कंडक्टेंस 1 अपॉन रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस के ओम है तो कंडक्टेंस के क्या हो जाएंगे? ओम का इनवर्स हो जाएगा, ठीक है। ओम का क्या हो जाएगा? इनवर्स। इसी अब बोलोगे सर कंडक्टेंस के यहाँ पे ओम इनवर्स तो नहीं दिया है एग्जाम यहाँ पर चारों ऑप्शंस में, इसी ओम इनवर्स को हम साइमन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइमन भी। तो आपने याद रखना है कंडक्टेंस के यूनिट क्या होते हैं? साइमन होते हैं। क्या होते हैं? साइमन। कंडक्टेंस के यूनिट साइमन भी बोलते हैं, ओम इनवर्स भी बोलते हैं। रेजिस्टेंस के यूनिट क्या होते हैं? ओम होते हैं, ये आपने याद रखना है, ठीक है। वोल्ट किसके यूनिट होते हैं? वोल्ट भी याद कर लो, पोटेंशियल के यूनिट होते हैं वोल्ट। रेजिस्टेंस किसके होते हैं? ओम के। ये रेजिस्टेंस के क्या होते हैं? ओम, मैंने आपको बता दिया। और वोल्ट किसके होते हैं? पोटेंशियल के, ठीक है। पोटेंशियल क्या होता है ये अभी आगे देखेंगे, ठीक है। मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मेटल इज यूज्ड टू कनेक्ट सोलर सेल टू सोलर पैनल? सोलर सेल को सोलर पैनल के साथ कनेक्ट करने के लिए हम कौन से मेटल का यूज करेंगे? उसी मेटल का यूज करेंगे जो बेस्ट कंडक्टर होगा इलेक्ट्रिसिटी का। अब इनमें से आप बताओ बेस्ट कंडक्टर कौन है? गोल्ड, सिल्वर, कॉपर या एल्यूमिनियम? तो किसका यूज करते हैं हम? सोलर सेल को सोलर पैनल के साथ कनेक्ट करने के लिए हम यूज करते हैं सर सिल्वर का। क्यों यूज करते हैं? क्योंकि सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो आप बोलोगे सर अगर सिल्वर बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है तो हम अपने घरों की वायरिंग में सिल्वर का यूज क्यों नहीं करते? ठीक है, अगर तो बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो तो हमें अपने घर की तारों में भी सिल्वर का यूज करना चाहिए। तो भाई सिल्वर कितना महंगा है, उसको आप यूज कर सकते हो? नहीं। एक सिल्वर की चेन बनानी हो तो 3-4 हज़ार चाहिए, तो इतना महंगा तो आप वायर यूज नहीं कर सकते। इसलिए हम क्या यूज करते हैं? हम अपने घरों में मेनली कॉपर यूज करते हैं, ठीक है। कॉपर क्यों? कॉपर जो है वो कंपेरेटिवली सिल्वर से सस्ता है, बट कॉपर इज नॉट द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये आपको पता होना चाहिए। मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। देखो ये पावर पे सिंपल सा न्यूमेरिकल है, इधर से ही मैं आपको सारे कंसेप्ट एक्सप्लेन कर दूंगा। एक 220 वोल्ट मतलब ये क्या है? वोल्ट है तो इसका मतलब ये वोल्टेज की बात हो रही है, ठीक है। ये वोल्टेज की बात हो रही है। एक 100 वॉट का बल्ब है, वॉट, ये W वाला वॉट जो होता है ना, किसके यूनिट होते हैं? पावर का, ठीक है। इज कनेक्टेड टू अ 110 वोल्ट सोर्स, कैलकुलेट द पावर कंज्यूम्ड बाय द बल्ब। हमें पावर निकालना है। अभी तो आपको ये मुश्किल लग रहा होगा, 2 मिनट में सिंपल हो जाएगा। क्या है? देखो बेसिकली हमें निकालनी है पावर, मतलब आपको पहले पावर का कंसेप्ट पता होना चाहिए। सिंपली देखो यार, आपकी पावर क्या है? आप कितना काम कितने टाइम में करते हो, वो आपकी पावर है। यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी की बात हुई तो यहाँ पर है इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर क्या है? एक इलेक्ट्रिक जो बैटरी है वो कितना काम करती है कितने टाइम में, तो ये उसकी पावर है। इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, अगर वो काम करी, आप अगर कोई काम करोगे तो आपकी एनर्जी जाती है ना काम करने में, तो जितना आप काम करोगे उतनी एनर्जी जाएगी। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि वर्क जितना, पावर क्या होता है? जितना काम करते हो जितने टाइम में। उसको ऐसे भी लिख सकते हो जितनी आपकी एनर्जी कंज्यूम होगी जितने टाइम में उतनी आपकी पावर है। जितना आप काम करोगे उतनी आपकी एनर्जी कंज्यूम होगी। तो ये मैं पावर के आपको फॉर्मूला बता रहा हूँ, एग्जाम में आपको न्यूमेरिकल आ गया छोटा मोटा तो निपटा देना। पावर क्या होता है? बेसिकली पावर का मेन फॉर्मूला जो होता है वो ये होता है वर्क अपॉन टाइम। आप कितना काम कितने टाइम में करते हो, दैट इज योर पावर। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक पावर, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं एनर्जी अपॉन टाइम, इलेक्ट्रिक एनर्जी अपॉन टाइम। आपकी जितनी एनर्जी कंज्यूम होगी आप इतना ही काम करोगे, ठीक है। अब यहाँ से ना डिफरेंट फॉर्मूलाज बनते हैं पावर के। एक पावर का फॉर्मूला होता है, ये सारे याद कर लेना आपने। एक पावर का फॉर्मूला होता है VI। क्या होता है? VI, V स्टैंड फॉर पोटेंशियल,
और आई स्टैंड फॉर करंट, ये तो आपको पता है। तो पावर का एक फॉर्मूला हो गया वी आई, ये आपने याद रखना है। अब आपने ओम्स लॉ पढ़ा होगा ना छोटी क्लासेस में। ओम्स लॉ कहता है वी किसके बराबर होता है, आई आर के बराबर। वी किसके बराबर होता है, आई आर। तो यहां पर वी की जगह अगर आप आई आर डाल देते हो तो ये क्या हो जाएगा, आई आर इंटू आई। तो ये क्या बन जाएगा, आई स्केयर आर। ये एक और पावर का फॉर्मूला बन गया। इसी तरह अगर आप आई की जगह यहां पर डालो, अभी आपने वी की जगह आई आर डाला, अब आई की वैल्यू डालो, आई की वैल्यू यहां से क्या निकल जाएगी, वी बाय आर। तो जब मैं आई की जगह v बाय आर डालूंगा तो ये क्या बन जाएगा, v इंटू वी बाय आर। तो ये बन जाएगा v स्केयर बाय आर। ठीक है, ये पावर के कुछ फॉर्मूले बन गए। अगर आपको निकालने नहीं आता आप सिंपली याद कर लो। एक पावर का फॉर्मूला मैंने आपको बताया, आप कितना काम कितने टाइम में करते हो। दूसरा मैंने आपको बताया कितनी एनर्जी आपकी कंज्यूम हो रही है कितने टाइम में। तीसरा मैंने आपको फॉर्मूला बताया वी आई। चौथा मैंने आपको फॉर्मूला बताया आई स्केयर आर। और पांचवा फॉर्मूला मैंने आपको बताया वी स्केयर बाय आर। बस ये फॉर्मूले आपको चाहिए, ये पांचों फॉर्मूले आपको पता चल गए तो पावर का कोई भी क्वेश्चन आप छोड़ने वाले नहीं हो, अगर सिंपल न्यूमेरिकल आ जाता है एग्जाम में। ठीक है, अब हमने क्या करना है, आप क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक 220 वोल्ट का, मतलब ये वोल्टेज आपको दी हुई है 220 वोल्ट का और 100 वोल्ट का बल्ब है, उसको आपने 110 वोल्ट के सोर्स के साथ कनेक्ट करना है, हमें पावर निकाल। देखो पहले तो V और P आपको दिया हुआ है। इस फॉर्मूला में देखो, इसमें से कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। देखो पावर का मैंने अभी आपको एक फॉर्मूला पढ़ाया V स्केयर बाय आर। ठीक है, V स्केयर बाय आर। यहां पर आपको V भी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 220 वोल्ट। पावर दी हुई है कितनी, 100 वॉट। पावर आपको कितनी दी है, 100 वॉट। यहां से आप पहले निकाल दो रेजिस्टेंस, क्या निकाल दो, रेजिस्टेंस। जब आपका रेजिस्टेंस निकल जाएगा फिर इसी फार्मूला में अब नया वोल्टेज क्या दी हुई है, 110 वोल्ट। आपको किसके साथ कनेक्ट करना है, 110 वोल्ट के साथ, इसके साथ कनेक्ट करना है। तो यहां से जो रेजिस्टेंस निकलेगा और इस वोल्टेज को लेके आप पावर निकाल सकते हो वापस इसी फॉर्मूला से, वी स्क्वायर बाय आर से। ठीक है, इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को करना है। देखो ये मैंने टफ क्वेश्चन इसलिए डाला क्योंकि ये समझ आ गया तो पावर के सारे समझ आ जाएंगे। देखो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम ये वोल्टेज और पावर की हेल्प से रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो पावर कितनी दी हुई है हमें, 100 वॉट। ठीक है, यहां पर डाला 100। वोल्टेज कितनी दी हुई है, 220 वोल्ट। 220 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, रेजिस्टेंस। तो यहां से हम निकाल देंगे 220 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 222 का स्क्वायर होता है 484। तो ये 484 बाय ये 100 इधर नीचे आ जाएगा, 484 है, 484 100 डिवाइडेड बाय ये 100 नीचे आ जाएगा ये वाला, और रेजिस्टेंस इधर चल जाएगा, ये और ये कैंसिल। इसका मतलब आपका रेजिस्टेंस आ गया 484 ओम। ठीक है, अब आपका रेजिस्टेंस आ गया 484 ओम इसकी हेल्प से। अब रेजिस्टेंस आ गया है, वोल्टेज आपको दी हुई है, आपने क्या निकालना है, पावर। तो यही फॉर्मूला लगाओ, पावर क्या होता है, वी स्क्वायर, वोल्टेज कितनी है 110 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। आर कितना है 484। इसको आप जब सॉल्व करोगे आपका आंसर आएगा 25 वॉट। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन नहीं भी समझ आया तो इतना टिपिकल क्वेश्चन वो डालेंगे नहीं एग्जाम में, बट आपको ये पता होना चाहिए कि पावर के ये 5 फॉर्मूला हैं और अगर मुझे कोई क्वेश्चन आए तो मुझे इन्हीं फॉर्मूलाज को घुमा के इनकी हेल्प से इलेक्ट्रिक पावर को कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो पावर क्या होती है, आप कितना काम कितने टाइम में करते हो, दैट रिप्रेजेंट योर पावर। और यहां पर वो क्या चीज है, इलेक्ट्रिक पावर। मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 को आप देखेंगे, ये भी इलेक्ट्रिक पावर के रिलेटेड क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक पावर इन अ सर्किट। अब देखो इसी तरह एग्जाम में, ये एग्जाम का क्वेश्चन है, एग्जाम में ये पूछ लेता है इलेक्ट्रिक पावर को सर्किट में कौन से फॉर्मूला से रिप्रेजेंट करते हो, आई स्क्वायर आर टी, वी आई टी, आई स्क्वायर आर या वी स्क्वायर बाय आर। ठीक है, वी स्क्वायर बाय आर। तो यहां पर आप देखो इलेक्ट्रिक पावर के क्या फॉर्मूले हो सकते हैं। इलेक्ट्रिक पावर का फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया, इलेक्ट्रिक पावर का फॉर्मूला ई बाई टी हो सकता है, ठीक है, डब्ल्यू बाई टी हो सकता है, वी आई हो सकता है, आई स्क्वायर आर हो सकता है और वी स्क्वायर बाय आर हो सकता है, ये हो सकते हैं फॉर्मूला। तो यहाँ पर तो दो बेसिकली ऑप्शन सी और ऑप्शन डी ये दोनों ही यहाँ पर करेक्ट हो गए। ठीक है, तो इसमें से आई स्क्वायर आर भी हो सकता है और वी स्क्वायर बाय आर भी हो सकता है। आई स्क्वायर आर टी नहीं हो सकता, यहाँ पर अगर आई स्क्वायर आर होता तो हम मान लेते, बट ये टी आ गया, ये नहीं होता पावर में। और वी आई हो सकता है, वी आई टी नहीं होता, सिर्फ वी आई होता है इलेक्ट्रिक पावर का फॉर्मूला, ये हमने देख लिया। तो मैंने बेसिकली आपको इलेक्ट्रिक पावर के सारे फॉर्मूले बता दिए, आप देख लेना एग्जाम में जिस तरह से क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज। इलेक्ट्रिकल एनर्जी के कमर्शियल यूनिट क्या होंगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के कमर्शियल यूनिट। देखो ये भी अभी मैंने आपको पढ़ा दिया, आपने ध्यान से देखा होगा तो ये क्वेश्चन भी हमने कर लिया, किलोवाट और किलोवाट, वॉट या जूल। देखो वॉट तो पावर के यूनिट है, जूल है एनर्जी का यूनिट, बट ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी के कमर्शियल यूनिट पूछा है। ये कहां से सॉल्व होगा मैं अभी बता देता हूं। बेसिकली इसका आंसर है ऑप्शन ए किलोवाट और। ये आता कहां से अभी बताता हूं। पावर क्या होता है अभी बताया, वर्क अपॉन टाइम। इसको हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी अपॉन टाइम, यही बताया आपको मैंने। तो मतलब इसका मतलब पावर का एक फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी अपॉन टाइम। तो मुझे यहां से अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकालनी हो तो मैं क्या लिखूंगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इक्वल्स टू पावर इनटू टाइम, क्योंकि टाइम यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब पावर के यूनिट क्या है आपके पास, वॉट, टाइम के क्या है सेकंड।
तो एनर्जी के यूनिट क्या हो गए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के यूनिट हो गए वॉट इनटू सेकंड। बट कमर्शियल यूनिट जो है वॉट की जगह क्या होता है किलोवाट, वॉट की जगह क्या होता है किलोवाट, और टाइम को हम किस में लेते हैं और में, तो ये किलोवाट और क्या बन जाता है कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। आई होप ये आपको समझ आया कि ये एनर्जी का कमर्शियल यूनिट जो है ये कहां से आया ये फॉर्मूला। एनर्जी का एक फॉर्मूला, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का एक फॉर्मूला वॉट सेकंड भी होता है, कहां से आया बता दिया, बट कमर्शियल यूनिट जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी का पूछेगा वो हमेशा किलोवाट और होता है। ठीक है, अब एनर्जी के सिंपल यूनिट क्या होते हैं, कोई भी एनर्जी होगी उसके सिंपल यूनिट होते हैं जूल। अब कई बार एग्जामिनर पूछ लेता है 1 किलोवाट और में कितने जूल होते हैं, 1 किलोवाट और में कितने जूल होते हैं। ठीक है, ये हमें बताना है, तो सिंपली कर लेते हैं। 1 किलोवाट में कितने वॉट होते हैं 1000 वॉट, 1 किलो में 1000 होते हैं ना, 1 किलोवाट में 1000 वॉट। 1 और में कितने मिनट होते हैं 60 मिनट, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60 सेकंड, यही होता है ना। 1 किलोवाट में 1000 वॉट होते हैं, 1 और में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड, ये बन गया ना वॉट सेकंड। अब ये वॉट सेकंड में कन्वर्ट, वॉट सेकंड को हम जूल भी बोलते हैं, तो इसको मल्टीप्लाई करके देख लो, 6 6 36, आगे कितने जीरो हैं 3 जीरो ये आगे 2 जीरो ये आगे, तो कितने जीरो आगे 5 जीरो आगे। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। ठीक है, तो 1 किलोवाट और में आपने सिर्फ इतना याद रखना है 3.6 इंटू 10⁻6 जूल होता है। देखो 36 के आगे 5 जीरो, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 36 इंटू 10⁻5, बट जब मैं पॉइंट डाल दूंगा तो एक और आगे जीरो बढ़ जाएगा, तो 3.6 इंटू 10⁻6 जूल होता है। सिंपली आपने ये याद रखना था और ये याद रखना, बट मैंने आपको बता भी दिया कहां से आया ताकि आपके दिमाग में कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी। Moving towards next question, question number 9. Which of the following statement is not correct about power? तो power के लिए कौन सी statement correct नहीं है हमें वो बताना है। It is the rate at which work is done or energy is consumed. बिल्कुल यही है power की definition, ये तो हमने पढ़ा है। It is a scalar quantity, depends upon electrical energy, so it is a scalar quantity. Next important, 1 HP horsepower is equal to 746 kilowatt. अब ये statement सही है या गलत है ये आपको बताना है, तो ये स्टेटमेंट गलत है, तो इसका आंसर बेसिकली ऑप्शन सी हो जाएगा। देखो आपने कई बार सुना होगा आपके घर की जो मोटर है वो इतने एचपी की है, सुना होगा ये वर्ड आपने जरूर सुना होगा मेरे घर की मोटर। आज आपने अगर नहीं सुना होगा तो आपने अपने पेरेंट्स से पूछ के कमेंट सेक्शन में या खुद आपको नॉलेज के हिसाब से लिखना कितने एचपी की मोटर है आपके घर में। ठीक है, क्योंकि आपको पता चलेगा तो बेसिकली जो हम पढ़ रहे हैं वो अप्लाई भी हो रहा है कि नहीं। देखो एचपी स्टैंड फॉर हॉर्स पावर, हम पावर को हॉर्स पावर में भी कैलकुलेट करते हैं, तो एक हॉर्स पावर जो है यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, एक एचपी जो है 746 किलोवाट के बराबर नहीं होता, 746 वॉट के बराबर होता है। किसके बराबर होता है 746 वॉट के बराबर होता है, ये आपने याद रखना। अगर मैं इसको किलोवाट में कन्वर्ट करूं तो इसको 1000 से हम डिवाइड कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा 0.746 किलोवाट। तो किलोवाट में 0.746 है, वॉट में कितना है 746 वॉट, तो ये स्टेटमेंट गलत थी और यही आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट ही इसमें पूछी गई थी। मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 10, 1 किलोवाट और, तो 1 किलोवाट और किसके बराबर होता है, तो ये 10⁻6 है। ठीक है, 3.6 इंटू 10⁻6, 3.6 इंटू 10⁻5, 0.36 अभी देखा है, 3.6 इंटू 10⁻6 जूल के बराबर होता है 1 किलोवाट और। ठीक है, कैसे निकाला वो भी मैंने बता दिया, किलोवाट 1000 वॉट, एक और में 60 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकेंड। मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 11, अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ के मुताबिक इफ द करंट इंक्रीजेज एंड पोटेंशियल डिफरेंस रिमेन कांस्टेंट देन। देखो ओम्स लॉ पहले पढ़ेंगे, उसके रिलेटेड फिर 3-4 क्वेश्चन मैंने डाले हुए एग्जाम में पूछ सकते। देखो ओम्स लॉ ये कहता है, ओम्स लॉ कहता है कि जो वोल्टेज है, आप जितनी आपकी बड़ी बैटरी लाओगे, बैटरी मतलब वोल्टेज, ठीक है, जितनी ज्यादा उसकी वोल्टेज होगी उतनी ज्यादा सर्किट में करंट फ्लो करेगी। ठीक है, एक सर्किट है मतलब एक वायर है, उसको जितनी वोल्टेज देते रहोगे, आपके घर में भी ये आप वोल्टेज बढ़ाते जाओ करंट बढ़ती जाएगी, तो ये कहता है ओम्स लॉ। ये जो प्रोपोर्शनलिटी है इसको हटा देते हैं तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आ जाता है, दैट इज नोन एज रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, ये एक फॉर्मूला होता है V = IR, इसी को बोलते हैं ओम्स लॉ। ठीक है, मतलब ये कहता है कि अगर आप वोल्टेज को बढ़ाओगे तो करंट बढ़ेगी, एक ही तार रखो उसका रेजिस्टेंस सेम है, अगर वोल्टेज बढ़ाते जाओगे तो करंट बढ़ती जाएगी, उसका रेजिस्टेंस को आपने फिक्स कर लेना है। ठीक है, अब यहाँ पर पूछ रहा है, अब ये फॉर्मूला आपके पास आ गया, अब अगर कह रहा है आपको अगर करंट इंक्रीज हो रही है, मतलब ये करंट जो है I जो है ये बढ़ रहा है, करंट इंक्रीज हो रही है, पोटेंशियल कांस्टेंट है ये चेंज नहीं हो रहा है, तो रेजिस्टेंस क्या होगा। ठीक है, देन रेजिस्टेंस में क्या फर्क पड़ेगा, रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा, रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा, पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज होगा, नन ऑफ द अबव। देखो सिंपल ही है यार, ये आपके पास 5 रुपए हैं, ध्यान से सुनना, आपके पास 5 रुपए हैं, मतलब ये आ गया ना, उसने बोला ना पोटेंशियल फिक्स है, ये भी कांस्टेंट है, तो आपके पास 5 रुपए फिक्स है। ठीक है, इन 5 रुपए को हम डिवाइड कर देते हैं 2 पर्सन के बीच में, पर्सन ए और पर्सन बी। ठीक है, ए पर्सन,
अब कह रहा है कि एक ए पर्सन जो है इसके पास पैसे बढ़ रहे हैं, फॉर एग्जांपल इसके पास पहले 2 रुपए थे, अब 3 रुपए हो रहे हैं, फिर 4 रुपए हो रहे हैं। अगर इसके पैसे फिक्स हैं 5 रुपए, एक के पास बढ़ रहे हैं तो दूसरे के पास क्या होंगे, कम ही होंगे ना। अगर 5 रुपए हैं, मैंने 2 पर्सन में डिवाइड करने हैं, एक को मैं ज्यादा से ज्यादा देता जा रहा हूं तो दूसरे के कम कम होते जाएंगे। तो वही कह रहा है कि अगर आपका पोटेंशियल जो है वो कांस्टेंट है, मतलब V आपका कांस्टेंट है, करंट आपकी बढ़ रही है, तो रेजिस्टेंस क्या होगा, रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा, तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा आपका, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपली आपको समझना है, सिंपल मैथमेटिक्स है, इसमें कोई डिफिकल्ट वाली बात नहीं है। मैंने आपको लेमैन की तरह भी समझा दिया। V = IR ओम्स लॉ है, अगर एक चीज कांस्टेंट है, एक बढ़ रही है तो दूसरी ऑटोमेटिकली कम होती जाएगी। मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। ओम्स लॉ के मुताबिक कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। द करंट फ्लोइंग थ्रू वायर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। ठीक है, करंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल लेंथ, ऐसा तो ओम्स लॉ नहीं बोलता है। करंट फ्लोइंग थ्रू द वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है करंट, नहीं। मैंने आपको बोलता करंट बढ़ेगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब एक के बढ़ने से दूसरा भी बढ़ेगा। मैंने आपको बताया ओम्स लॉ यही कहता है जितनी जितनी हम वोल्टेज बढ़ाएंगे उतनी उतनी करंट बढ़ेगी। तो करंट फ्लोइंग थ्रू वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द एंड। तो ये स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। जितनी आप करंट बढ़ेगी उतना आपका पोटेंशियल बढ़ेगा, या जितना पोटेंशियल बढ़ेगा उतनी सर्किट में करंट बढ़ेगी, यही ओम्स लॉ कहता है। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, मतलब जितना I बढ़ेगा उतना V बढ़ेगा, जितना I कम होगा उतना V कम होगा। मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 13। रेजिस्टिविटी ऑफ अ वायर डिपेंड्स अपॉन। रेजिस्टिविटी किसके ऊपर डिपेंड करती है। अभी हमने एक चीज पढ़ा था रेजिस्टेंस, अब पढ़ा रहा हूं मैं रेजिस्टिविटी, दोनों में थोड़ा सा फर्क है। रेजिस्टिविटी वायर की किस चीज पे डिपेंड करती है, मटेरियल, एरिया, लेंथ या ऑल ऑफ दिस। रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है किस पे, मटेरियल पे। किस पे डिपेंड करती है, मटेरियल पे। देखो होता क्या है, मैंने आपको पढ़ाया पहले रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होता है, एक सर्किट में से करंट जो है वो कितनी रुकेगी, दैट इज नोन एज रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस दो चीजों पे डिपेंड करता है, मेनली 3 चीजों पे डिपेंड करता है। सबसे पहले वो डिपेंड करता है लेंथ पे। अगर किसी वायर की लेंथ ज्यादा है तो वो ज्यादा करंट को रोकेगी। रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है। जितनी लेंथ बढ़ेगी ना, किसी तार को आप लंबा कर लो, जितनी वो लंबी तार होगी उतनी करंट रुकेगी, उतनी कम करंट फ्लो करेगी। रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, मतलब जितना वायर का एरिया बढ़ेगा उतना कम रेजिस्टेंस होगा। मतलब अगर आप वो तार ले रहे हो जिसका एरिया ज्यादा है, इसका मतलब उसमें से करंट जो है वो अच्छे से फ्लो करेगी, उसमें रेजिस्टेंस कम हो। इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब अगर एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। दो चीजें आपको समझ आ गई, एक तो रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ के, और एक रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल एरिया के। अगर रेजिस्टेंस मतलब लेंथ बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, बट अगर एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, इनवर्स रिलेशन है। देखो दो चीजों पे तो डिपेंड होता है, लेंथ और एरिया। एक और तीसरी चीज पे डिपेंड होता है रेजिस्टेंस, मतलब रेजिस्टेंस का पूरा फॉर्मूला होता है, इसको बोलते हैं रो। क्या बोलते हैं, रो L/A। मतलब ये जो तीसरी चीज है जिस पे डिपेंड करता है वो होता है रेजिस्टिविटी। उसको क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी मतलब आप कौन सा मटेरियल यूज कर रहे हो। अगर आप देखो, अगर आप सिल्वर यूज कर रहे हो, अगर आप कॉपर यूज करो तो फर्क है ना। सिल्वर मैंने आपको बोला बेस्ट कंडक्टर है, कॉपर थोड़ा कम कंडक्ट करता है। इसका मतलब सिल्वर के केस में रेजिस्टिविटी कम होगी, वो कम रोकेगा, बट कॉपर जो है वो ज्यादा रोकेगा। तो रेजिस्टिविटी होता है थर्ड की मटेरियल पे भी डिपेंड करता है आप कौन सा मटेरियल यूज करते हो। तो रेजिस्टेंस 3 चीजों पे डिपेंड करता है, ये भी एग्जाम में पूछ सकता है, एक लेंथ पे, एरिया पे और मटेरियल पे। लेंथ मतलब अगर लेंथ ज्यादा होगी तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, अगर एरिया ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा, इनवर्स रिलेशन है। और रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, मटेरियल के ऊपर, मतलब रेजिस्टिविटी के ऊपर। ठीक है, कई बार ना एग्जाम में रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला भी पूछ लेता है, मतलब यूनिट पूछ लेता है। तो रेजिस्टिविटी का यूनिट होता है ओम मीटर। क्या होता है रेजिस्टिविटी का, ओम मीटर। आप बोलोगे सर कहाँ से निकाला ये, तो यहीं से निकाला। देखो रेजिस्टेंस के होते हैं ओम, बता दिया। रेजिस्टिविटी के हमने निकालने, लेंथ के होते हैं मीटर, और एरिया के क्या होते हैं, मीटर स्क्वायर। यही होता है एरिया। ये और ये कैंसिल, क्या बचा यहाँ से, मीटर, मीटर इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ओम मीटर। तो जो हमारा रेजिस्टिविटी है उसके यूनिट क्या होते हैं, ओम मीटर। ये भी आप याद कर लेना। देखो ये एमसीक्यूज नहीं है सिर्फ, कि सिर्फ एमसीक्यू नहीं पढ़ा रहा हूँ, एक तरह से मैं पूरा टॉपिक आपको रिवाइज करवा रहा हूँ। तो तभी इसके लिए 10 लेक्चर लाने पड़ते हैं, इससे अच्छा मैं एक लेक्चर में ही मैक्सिमम सारी चीजें यहाँ पर आपको एमसीक्यूज की हेल्प से कवर करवा देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। कॉपर वायर एंड स्टील वायर की इक्वल लेंथ है, ठीक है, इक्वल लेंथ है, इक्वल थिकनेस है, मतलब एरिया भी सेम है, आर कनेक्टेड इन सीरीज में कनेक्ट किया बैटरी का, विच ऑफ द फॉलोइंग विल गेट मोर हीट। तो ज्यादा कौन हीट होगा, जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होता है वो ज्यादा हीट होती है चीज, ये याद रखना। जिस चीज का रेजिस्टेंस ज्यादा होता है वो ज्यादा हीट। फॉर एग्जांपल हीटर इतना गर्म क्यों होता है, क्योंकि उसमें जो टंगस्टन यूज होता है उसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है। तो कह रहा है कि कॉपर वायर और स्टील की वायर दोनों की लेंथ भी सेम है और थिकनेस भी सेम है, मतलब आपका रेजिस्टेंस देखो ना, बोल रहा है कि कौन ज्यादा गर्म होगा। मैंने कहा जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा वो ज्यादा गर्म होगा। रेजिस्टेंस किस किस पे डिपेंड करता है, लेंथ, एरिया और
मटेरियल पे, लेंथ तो दोनों की सेम है, एरिया भी सेम है, बचा गया मटेरियल, मतलब रेजिस्टिविटी, थिकनेस, मटेरियल पे डिपेंड करता है। अब देखो इनमें से बता रहा है कि मटेरियल आपने बताना है, स्टील कॉपर इक्वली हीटेड इनसफिशिएंट डेटा टू रिप्लाई। देखो अगर कॉपर और स्टील वायर जो हैं वो इक्वली हीट होती हैं तो इनमें से कौन सा ज़्यादा जल्दी हीट होगा, तो वो हीट होगा स्टील। क्यों स्टील हीट होगा, देखो लेंथ भी सेम है, एरिया भी सेम है, बट स्टील की रेजिस्टिविटी ज़्यादा है। मतलब ये जो रेजिस्टिविटी है तीसरी चीज जिस पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है वो किसकी ज़्यादा है, स्टील की ज़्यादा है, इसलिए स्टील ज़्यादा हीट होगा। कॉपर की रेजिस्टिविटी कम होती है स्टील की कंपैरिजन, इसलिए कॉपर कम हीट होगा। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे इज द इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड फॉर डिटेक्टिंग इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को डिटेक्ट करने के लिए कौन से इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं, गैल्वेनोमीटर, ट्यूब टेस्टर, अल्टीमीटर या नन ऑफ द अबव। तो अगर आपको इलेक्ट्रिक करंट को डिटेक्ट करना, सिर्फ पता करना हो कि सर्किट में करंट है या नहीं है, तो आप किसका यूज करते हो, गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर से हम मेजर नहीं करते करंट को मेजर करते हैं अमीटर से। किसे मेजर करते हैं, अमीटर से। पोटेंशियल को हम मेजर करते हैं वोल्ट मीटर से। पोटेंशियल को किससे मेजर करते हैं, वोल्ट मीटर से। बट डिटेक्ट करने के लिए करंट को हम किसको यूज करते हैं, गैल्वेनोमीटर। देखो एग्जाम में ना मिली अमीटर भी पूछ ले, 1 मिली अमीटर किसके बराबर होता है, ठीक है, 1 मिली अमीटर 1/1000 मीटर के बराबर होता है, अमीटर के बराबर होता है, ठीक है। तो ये याद रखना, 1 मिली अमीटर 1/1000 किसके बराबर होता है, अमीटर। इसको ऐसे लिखते हैं 10⁻³ भी लिखते हैं ना, नीचे 10⁻³ है तो ऊपर जाके 10⁻³ अमीटर के बराबर होता है। ये भी कई बार एग्जाम में पूछ लेता है। तो जो जो रेलिवेंट चीजें थी मैंने आपको साथ साथ कवर करवा दी। गैल्वेनोमीटर डिटेक्ट करने के लिए यूज होता है, अमीटर मेजर करने के लिए करंट को, और वोल्ट मीटर पोटेंशियल को मेजर करने के लिए यूज होता है। इसके आंसर डाल के इसकी जो PDF है वो हम टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर देंगे, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है। आप टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें, वहीं पर हम अनाउंस करते हैं कब लेक्चर आना है, किसके रिलेटेड क्या है, जो भी डिस्कशन है वहीं हम करते हैं आपके साथ। नेक्स्ट फॉरेस्टर की भी क्लासेस बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएंगी, और मैंने पॉलिटी की प्लेलिस्ट, इंडियन पॉलिटी की और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के रिलेटेड जो आपके सिलेबस में मेंशन है वो मैंने शेयर कर दी हुई है ग्रुप में, आप उस वीडियो को जरूर देखें। और फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के लिए प्लेलिस्ट बनी हुई है JKSSB FAA, आप उस प्लेलिस्ट में जाएं, वहां पर फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का बहुत मटेरियल और रेगुलरली कोर्सेज आएंगे। इसी तरह MCQ हम रिवीजन सेशन की हेल्प से पूरे फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के सिलेबस को हम अपने चैनल पर कवर करें। और बाकी रही स्टॉक असिस्टेंट, वेटनरी फार्मासिस्ट की बात, उनकी भी क्लासेज आ रही हैं। आप जनरल साइंस की ये क्लासेज लगाएं, यही जनरल साइंस है, वहां भी पूछी जाएगी, उसको छोड़ के जैसे विटामिन, डिजीज, इनके रिलेटेड ऑलरेडी एक जनरल साइंस की प्लेलिस्ट है, आप जाके उस पूरी प्लेलिस्ट को देख लो, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। चाहे वो वेटनरी फार्मासिस्ट हो, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट, फॉरेस्ट है, किसी भी एग्जाम की है, वो पूरा कंपिटिटिव एग्जाम के रिलेटेड है, अपने टॉपिक के रिलेटेड नाम मेंशन आप उसको देख सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट हमारी वेबसाइट ऑल प्रिपेयर्ड है। अभी हम बहुत जल्दी आपको मॉक टेस्ट के लिए अनाउंस कर देंगे, तो आप इसके लिए टेलीग्राम ग्रुप में जरूर ज्वाइन करें, वहीं आपको उसकी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। दिस इज इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें टू अदर्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, इससे हमें भी बूस्ट मिलता है। थैंक यू सो मच।